आज के सेशन में हम लोग वस्तुओं के समूह बनाने के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इन वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे आसपास की वस्तुएं किन-किन पदार्थों से बनी होती है और उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग समूहों में कैसे रखा जाता है। इससे हमें वस्तुओं और उनके पदार्थों को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। बोल रहा है कि हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्र में बहुत अधिक विविधता है, यानी बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता यानी अंतर वाली वस्तुएं होती है, यानी अनेक वस्तुएं होती है। ठीक, तो हमने अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। तो इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग यानी वर्ण तथा गुण यानी उसके गुण अलग अलग होते हैं या हो सकते हैं। तो अपने चारों ओर तथा देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे कि रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल आकृति वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब भी आ जाएंगे, संतरे, घड़े जैसी वस्तुएं को भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे कि बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप यानी नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा है। हम चारों ओर की वस्तुओं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई देखते हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मिट्टी के हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो क्रियाकलाप 1 में दिया गया है। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। तो हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर यानी झाड़न जिसे बोलते हैं, जिसे हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आड़ा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं बालू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा में के कमरे में ला नहीं सकते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, जैसे हो गया दीवार हो गए हैं, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, ये सब हम कक्षा के अंदर नहीं ला सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये भी वस्तुएं हैं। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। तो इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है और तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। तो इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं और एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। नहीं, तो एकत्र की गई वस्तुओं से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। तो ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपने जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए कॉलम 2 में कि सारणी 2.1 में तो प्लेट जो है वो इस्पात, कांच या प्लास्टिक की हो सकती है। पेन प्लास्टिक या धातु की बनी हो सकती है। यहाँ बोल रहा है बुझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ज़रूर, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जैसे कुर्सी बनाने के लिए करते हैं, छत की ढलाई के लिए करते हैं, जलावन के लिए करते हैं। तो एक वस्तु का उपयोग या एक पदार्थों का उपयोग हम अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ
बोल रहा है अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, आगे बोल रहा है इन सभी सारणियों से हमें क्या पता चलता है। तो पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, इसके बाद हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। तो कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। हाँ, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है। यहाँ सारणी 2.2 में आप देख सकते हैं कि लकड़ी जो है वो लकड़ी से हमें कुर्सी भी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए भी बनाए जा सकते हैं। तो एक ही पदार्थ से हमें बहुत सारी वस्तुओं को बना सकते हैं। नहीं, जैसे कागज़ से अगर देखा जाए तो कागज़ से हमें पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर भी बना सकते हैं। कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में। तो पदार्थ के गुण क्या हमें बताते हैं। बोल रहा है यहाँ कि क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद नहीं प्रतीत होगा, यानी यह एक मजाक होगा। तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके, नहीं जल को रोक सके। तो इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण काम यानी उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो पदार्थों के पहले गुण हैं दिखावट के आधार पर। तो दिखावट के आधार पर हमें क्या प्राप्त होते हैं पदार्थों के बारे में। तो पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से अलग दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। अगर यहाँ क्रियाकलाप 3 को देखें तो बोल रहा है विभिन्न पदार्थों जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। ठीक है, क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। तो चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया, क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। तो इन सभी वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। बोला है क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुति देखते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा धुतिवान तथा धुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेल मार्ग से देखकर यह धुतिवान है कि नहीं पता कर सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्रायः धातु कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन दिखाई देने लगती है। तो ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। धुति का मतलब यहाँ चमक होता है, चमक। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें धुति यानी चमक है कि नहीं है। कठोरता के आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थ के गुण क्या दर्शाते हैं। तो जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो धातु के एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए।
आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, उसे हम कोमल पदार्थ कहते हैं। ठीक। आगे है कि वैसे पदार्थ जिन्हें हम संपीड़ित करना कठिन होता है, उसे हम कठोर पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए रुई जो है, रुई वो एक मुलायम है जिसे हम कोमल पदार्थ कह सकते हैं। स्पंज भी मुलायम होते हैं जो कि कोमल पदार्थ होते हैं, जबकि लकड़ी हो गए, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उन्हें दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है, जिसे हम कठोर कह सकते हैं। तो दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति यानी चमक हो सकती है, कठोरता हो सकती है, रुक्ष यानी खुरदरापन भी हो सकता है, अथवा चिकना भी हो सकता है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? पदार्थों के गुणों के बारे में है विलेय अथवा अविलेय। विलेय का मतलब होता है जो पदार्थ पानी में घुल जाता है, और अविलेय का मतलब होता है जो पदार्थ पानी में नहीं घुले। तो देखते हैं आगे। बोल रहा है कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। ठीक है। और उन्हें कांच के 5 गिलास में लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए, यानी 3 में से 2 भाग जल होना चाहिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ को मिलाइए। तो प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए और धीरे धीरे क्या करना है, हिलाना है। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। तो परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं, ये कुछ सारणी दिए गए हैं, जैसे जल में लुप्त हो जाता है और लुप्त नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे नमक जल में पूर्णतः घुल जाता है, चीनी भी घुल जाएगा नमक में, बालू नमक में नहीं घुलेगा, चॉक पाउडर घुल जाएगा, लकड़ी का गुटका जो है कि नहीं घुलेगा। तो जो घुल जाता है उसे विलेय और जो नहीं घुलता है वो अविलेय कहलाता है, जो कि आगे यहाँ पे दिया गया है। बोल रहा है कि आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल गए यानी विलीन हो गए हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में क्या हैं, विलेय हैं। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें कि अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, तो ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो जवाब दीजिएगा। क्रियाकलाप 5 बोल रहा है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि सिरका जो है वो जल के साथ मिश्रित हो जाता है। क्या नींबू का रस मिलेगा? हाँ मिलेगा। सरसों नहीं होगा। नारियल का तेल नहीं होगा। क्या केरोसिन तेल पानी में डूब सकती है या मिल सकती है? तो ये भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ बोझो का एक सुझाव देखते हैं। बोझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। तो ये सवाल के जवाब हमें अगले कक्षा में देखने को मिलेगा। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। बोला पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। हाँ, कुछ गैसें जल में विलीन होते हैं। तो इन सबको हम, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होते हैं, इन सबको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं होते। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से अलग हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा ही देखा होगा। तो इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पदार्थ कुछ डूबे हुए हैं, कुछ तैर रहे हैं। ठीक है। तो अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुँच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। तो किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो बुझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें।
अन्य द्रव्य जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूबते हैं। तो इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता क्या होती है? बोल रहा है आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। बोल रहा है उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। बोल रहा है करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। आगे बोल रहा है इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, तो इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होते हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों में वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण को नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। तो कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? हम जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। तो क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। क्या वह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हथेली पारदर्शी है या अथवा पारभासी है? तो आगे देखते हैं। तो हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रव्य मिश्रित होने के ढंग भिन्न-भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम अपनी आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पानसारी प्रायः सभी वस्तुओं या बिस्कुटों सभी वस्तुओं के अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। तो इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। चलिए क्वेश्चन से हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहले कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये 5 वस्तुओं के नाम हो जाएंगे कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, हल और बैलगाड़ी। आगे दिया है निम्नलिखित चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए, जैसे कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। इनमें से कांच की प्याली और स्टील का चम्मच ये हमारे हो जाएंगे। हमारा निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। एक तरफ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और पदार्थों के नाम जो उनसे बने हैं। जैसे पुस्तक किससे बनाए जाते हैं? तो पुस्तक हमारे बनाए जाते हैं कागज़ से। गिलास जो बनाया जाता है वो गिलास कांच, प्लास्टिक के होते हैं। कुर्सी किससे बनाई जाती है? लकड़ी और प्लास्टिक से। खिलौना प्लास्टिक और लकड़ी से। जूते चमड़े से बनाया ही जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं। तो पहला बोल रहा है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी नहीं। यह कैसे हो सकता है? तो ये हमारा गलत है। पत्थर अपारदर्शी होता है
तो ये असत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं होता है, ये भी गलत है। बालू जल में निस्सादित हो जाता है, ये सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।